प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवि बिहारी की कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति की व्याख्या करेंगे, जो कि मुक्तक रचना में अत्यधिक सफल होती है। इस कसौटी के आधार पर ही हम बिहारी की सफलता का भी मूल्यांकन करेंगे। रीतिकाल वैभव और विलास का युग था और स्वभावतः साहित्यकार के समक्ष जीवन के उच्चतर मूल्यों की प्रतिष्ठा करने का प्रश्न नहीं था, बल्कि आश्रयदाता राजाओं के लिए मनोविनोद की सस्ती सामग्री प्रस्तुत करने की उत्कंठ लालसा थी। संभवतः इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए ही मुक्त काव्य को ही सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम समझा गया। इसका कारण यह था कि प्रबंध काव्य की रचना के लिए न तो उस समय उपयुक्त अवसर था और न ही उसकी कोई उपयोगिता ही थी। वैभव और विलास के प्रमाद में डूबे हुए राजाओं के मनोरंजन के लिए छोटे छोटे मुक्तकों की प्रभाव क्षमता सहज रूप से स्वीकार की गई और कालांतर में उस युग के लिए मुक्तकों को ही सर्वाधिक उपयुक्त माना गया। मुक्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी संक्षिप्तता अथवा समाहार शक्ति होती है। यद्यपि यही संक्षिप्तता मुक्तक का दोष भी मानी जाती है, किंतु वस्तुतः यही दोष उसकी सर्वप्रियता का मूल रहस्य भी है। राजसभाओं में इन्हीं मुक्तकों के माध्यम से महान कवियों को प्रोत्साहन मिलता रहा है। मुक्तक की इस संक्षिप्तता और सद्य प्रभाव क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। वनस्थली की इस रमणीयता का आनंद लेने के लिए साहस और समय दोनों अपेक्षित हैं। उसमें विचरण करना हल्के मोटे के बस की बात नहीं है। राजाओं के दरबारों में गुलदस्तों को ही अधिक गौरव प्राप्त हो पाता है, क्योंकि पूरी वनस्थली को तो राजभवनों तक ले जाया नहीं जा सकता। रीतिकाल के कवि राजाओं के यहाँ इन मुक्तकों को सुनाकर अर्थ लाभ प्राप्त किया करते थे। इस संबंध में एक विद्वान आलोचक कहते हैं, रीतिकाल सुख और वैभव का काल था, इसलिए इसमें काव्य का प्रयोजन केवल मनोरंजन ही रह गया था। राजाश्रित का कवि के कर्तव्य की इति श्री कविता के द्वारा राजा और उसके सभासदों का मनोरंजन करने में ही समझी जाने लगी थी, जिसके लिए मुक्तक काव्य ही उपयुक्त एवं आवश्यक काव्य रूप था। क्योंकि उस समय लंबा चौड़ा प्रबंध सुनने की न तो किसी को फुर्सत ही थी और न ही कवि को ही इतर काव्य रूपों के माध्यम से अपनी काव्य प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवकाश था। फलतः इस काम में मुक्तक काव्यों का ही सर्वाधिक प्रचलन रहा। काव्यशास्त्र में मुक्तकों की अनेक विशेषताओं की चर्चा की गई है, जैसे कि पूर्वापर निरपेक्षता, मार्मिक प्रसंगों का चयन, रसात्मकता, अर्थवत्ता, समाहार शक्ति, अलंकार योजना तथा चमत्कार विधान। इन विभिन्न विशेषताओं में भी समाहार शक्ति मुक्तक काव्य की एक अनिवार्य शर्त है। समाहार शक्ति का आशय न्यूनतम शब्दों में अधिकतम भाव व्यंजना करने से है। बिहारी से पूर्व कवि रहीम ने दोहे की परिभाषा देते हुए संभवतः इसी तथ्य को दृष्टिगत करके लिखा है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, क्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कुदी कड़ी जाई। अर्थात जिस प्रकार कोई नट किसी कुंडली में से निकलने के लिए अपने शरीर को अत्यंत संकुचित कर लेता है, समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार दोहे के थोड़े से अक्षरों में अधिक से अधिक भावों की व्यंजना कर दी जाती है। कवि कल्पना और भाषा दोनों ही क्षेत्रों में अपनी समाहार शक्ति का परिचय देता है और दोहे की सीमित सी गागर में अर्थ की अपरिमित सागर उल्लेड़ने में निरंतर प्रयत्नशील रहता है। बिहारी सतसई के दोहों में कल्पना और भाषा दोनों दृष्टियों से कवि की समाहार शक्ति के दर्शन होते हैं। कदाचित इसी कारण किसी कवि आलोचक ने बिहारी सतसई के दोहों की विशेषता का वर्णन इस प्रकार किया है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात बिहारी सतसई के दोहे शिकारी के तीरों की तरह हैं, जो कि देखने में भले ही छोटे दिखते हैं किंतु बहुत गहरा घाव करते हैं। बिहारी के दोहे आकार में तो निश्चित ही छोटे हैं, परंतु यह निर्विवाद है कि उन दोहों में अतिरिक्त भाव सौंदर्य की प्रतिष्ठा हो पाई है। दो दो पंक्तियों के
दोहों में उन्होंने अक्षय भाव संपदा बिखेर दी है। कल्पना की ऊंची उड़ानों को दो पंक्तियों के सीमित आकार में समेटना बिहारी की मौलिक प्रतिभा का परिचायक है। कल्पना का आकाश विस्तृत और असीमित होता है, किंतु बिहारी उस असीम को भी सीमित करने में अत्यधिक सफल रहे हैं। उदाहरण के लिए बिहारी का ये दोहा देखा जा सकता है। जुरे दुहन के द्रग जम की, रुके न झीने चीर, हलुकी फौज हरोल ज्यों, परे गोल पर भीर। इस दोहे में नायक और नायिका अकस्मात एक दूसरे से मिल जाते हैं, किंतु नायिका संकोच के कारण तत्काल घूंघट कर लेती है। घूंघट के बारीक वस्त्र में से नायिका के नेत्र स्पष्टतः देख सकते हैं और इस प्रकार नायक नायिका के नेत्र आपस में सहज ही जुड़ जाते हैं। बिहारी ने इसी घटना के वर्णन के लिए कल्पना का आश्रय लिया है। इस कल्पना के अनुसार नायिका के नेत्र मुख्य सेना है और उन नेत्रों पर पड़ा हुआ अवगुंठन पर्दा हरावल है। हरावल तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है मुख्य सेना के आगे चलने वाली छोटी सेना। नायक के नेत्रों ने मुख्य सेना पर आक्रमण कर दिया और शक्तिशाली होने के कारण नायिका के नेत्रों पर ढके हुए अवगुंठन रूपी हरावल को पराजित होना पड़ा। अतः दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई, अर्थात नायक नायिका के नेत्र एक दूसरे से मिल गए। इस प्रकार कवि ने एक सामान्य सी घटना को कल्पना का संस्पर्श देकर अत्यंत भावपूर्ण बना दिया है। एक और उदाहरण देखा जा सकता है जिसमें कवि ने नायिका की वह संधि अवस्था का अत्यंत भावमय वर्णन किया है। ज्यों ज्यों जौवन जेठ दिन, कुछ मिति अधिकाति, त्यों त्यों छिन छिन कटी छपा, छीन परति नित जाति। इस दोहे में कवि ने नायिका की वह संधि अवस्था का वर्णन किया है। वह संधि की अवस्था में जहाँ नायिका के उरोज विकसित होते जा रहे हैं, वहाँ उसकी कटी क्षीण से क्षीणतर होती जा रही है। कवि ने इसी तथ्य के वर्णन के लिए पुनः कल्पना का आश्रय लिया है। कवि के अनुसार जैसे जैसे यौवन रूपी जेठ मास में नायिका के उरोज रूपी दिनों का आकार बढ़ता रहता है, वैसे वैसे नायिका की कटी रूपी रात्रि प्रतिक्षण क्षीण से क्षीणतर होती जाती है। कवि का कहने का आशय यह है कि जहाँ उस नायिका के उरोजों का आकार बढ़ता रहता है, वहीं उसकी कटी क्षीण होती जाती है। एक और उदाहरण देखा जा सकता है। डिगत पानी डिगुलाती गिरी, लखी सब ब्रज बेहाल, कंप किशोरी दरसते, खरे लजाने लाल। इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत को धारण करने के बहुचर्चित प्रसंग का वर्णन किया है। कवि कहता है कि जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया तो उनके शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया, जिसे देखकर सारे ब्रजवासी चिंतित हो उठे। ब्रजवासियों की चिंता यह थी कि कहीं कंपन के कारण श्री कृष्ण के हाथ से गोवर्धन पर्वत नीचे न गिर पड़े, पर कंपन का रहस्य कुछ और ही था। श्री कृष्ण के समीप ही नायिका राधिका खड़ी हुई थी, जिसे देखकर श्री कृष्ण के शरीर में रोमांच और कंपन हो उठा था। कवि ने इस दोहे में एक व्यापक मानवीय भाव को समेटने का सफल प्रयास किया है। बिहारी सत्सई का मुख्य विषय श्रृंगार है। कवि ने श्रृंगार के क्षेत्र में कोमलतम मानवीय भावों की अभिव्यंजना में अद्भुत समाहार शक्ति का परिचय दिया है। कवि ने नायिका के नक्षिक वर्णन जैसे परंपरागत विषय को लेकर भी अपनी मौलिकता का परिचय दिया है और नई नई कल्पनाओं का प्रयोग करके सिद्ध किया है कि किस प्रकार सीमित शब्दों के भीतर विराट कल्पनाएं संजोई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए बिहारी का ये दोहा देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने नायिका की चिबुक या ठोड़ी का सौंदर्य व्यक्त किया है। डारे ठोड़ी गाड़ गही, नैन बटोही मार, चिलक चौंध में रूप ठग, हाँसी फांसी डार। कवि ने नायिका के चिबुक के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए एक ऐसे ठग की कल्पना की है जो कि रात के समय पथिकों के गले में फांसी का फंदा डालकर गड्ढे में डाल देता है। प्रस्तुत दोहे में ठग की भूमिका का निर्वाह नायिका का सौंदर्य कर रहा है और पथिकों के रूप में नायक के नेत्र हैं। नायिका के सौंदर्य रूपी ठग की चकाचौंध में नायक के नेत्र रूपी पथिकों की हंसी रूपी फांसी के फंदे में डालकर उन्हें चिबुक या ठोड़ी के गड्ढे में डाल दिया है।
कहने का आशय यह है कि नायिका के नेत्र नायिका के चिबुक के सौंदर्य को निहार कर इतने रीझ गए हैं कि वे वहाँ से हटते ही नहीं हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इस प्रश्न के रूप में हम इतना ही कहेंगे। अगले वीडियो में हम इस प्रश्न को पूरा करेंगे। धन्यवाद।